हेलो दोस्तों, मैं सुधीर और आप सबका स्वागत करता हूं द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। और आशा करते हैं कि आप सब अपने फैमिली के साथ अपने घर में अच्छे होंगे और इसी तरह से लॉकडाउन में किसी न किसी प्रकार के नए कार्य को करने की सीखते रहें। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे जो कि कक्षा 8 के लिए इतिहास के पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो आधुनिक भारत को हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ेंगे जब औरंगजेब काल में, जो मध्यकालीन के लास्ट में जो शासक रहे हैं मुस्लिम शासक, वो औरंगजेब के बाद जो काल स्टार्ट होता है 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद, जो अंग्रेज लोग आते हैं। अंग्रेज लोग आने के बाद जो हमारे यहाँ शासन करते हैं, तो उसी के बारे में आज हम लोग पूरी पूरी कवर करेंगे, वो भी एनसीईआरटी बुक के सहायता से। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरा विषय सूची को देखते हुए पूरा 8th क्लास में जो जो आधुनिक भारत में जितना भी चैप्टर हमें पढ़ना है, तो उसको देखते हुए आज मैं विषय सूची के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल में भारत का इतिहास, व्यापार एवं साम्राज्य। व्यापार किस टाइप का था, साम्राज्यवाद किस टाइप का चल था, इसी तरह से ग्रामीण जीवन एवं समाज। हम आधुनिक काल में हमारे ग्रामीण जीवन एवं समाज की स्थिति कैसा थी उसको देखेंगे। और आगे हम लोग देखेंगे कि उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज। उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज, उपनिवेशवाद के बारे में हम लोग पूरा अच्छा से चर्चा करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी कि आधुनिक भारत में। तो इसको हम टॉपिक वाइज पूरा क्लियर करेंगे। तो अभी हम आपको सिर्फ विषय सूची बता रहा हूँ जिसके अनुसार मैं आपको क्लास लूँगा। ठीक है, तो 5वां चैप्टर है आपका शिल्प और उद्योग। इसको भी हम लोग पूरा अच्छे से चर्चा करेंगे। और ये 1857 की क्रांति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति इंडियंस के लिए है, तो इसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे चैप्टर है हम लोग का ब्रिटिश काल में शिक्षा। जब यहाँ इंडिया में जब ब्रिटिश लोग शासन करते थे, उस समय यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी उसको हम लोग देखेंगे। महिलाओं की स्थिति में सुधार को देखेंगे हम लोग, किस प्रकार से सुधार हुआ महिलाओं की स्थिति में। इसी तरह से जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ, जाति, बहुत सारे जाति धर्म को लेके यहाँ पे हमेशा से चुनौतियाँ आती रही है, उसको हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। और 10th चैप्टर है जो राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन भी बोलते हैं, इसको हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पे कवर करेंगे। और 11वां चैप्टर है झारखंड में हॉकी। ये झारखंड में जितने भी हॉकी प्लेयर्स पूरा वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम रोशन किए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा। तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर 1। आज के जो हम लोग का जो सिलेबस है, चैप्टर 1 को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 में हम लोग क्या है, आधुनिक काल में भारत का इतिहास। आधुनिक काल में हमारा जो भारत है उसका इतिहास किस टाइप से रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कहानी के रूप में। हम देखिए, हिस्ट्री जो पढ़ाएंगे हम आपको कहानी के रूप में पढ़ाएंगे, आपको रटने वाली शिक्षा हम नहीं देंगे, कहानी के रूप में समझाएंगे आपको पूरा पूरी। तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा। जितने भी हम चैप्टर्स पढ़ाएंगे या जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे जो जीके के, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हम सबको एक कहानी के बेसिस से पढ़ाएंगे ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। रटने वाली बात हमारे यहाँ नहीं है सर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, कल्पना कीजिए कि 17वीं सदी का कोई व्यक्ति, 17वीं सदी यानी कि 1700 ईस्वी, अभी कितना चल रहा है, 2000 चल रहा है, तो ये 21वीं सदी हमारा है। ठीक है, तो कल्पना कीजिए कि किसी करिश्मे से पुनः होकर दुनिया में पहुंचता है कोई व्यक्ति जो 17वीं सदी का है, वो किसी तरीके से पुनः इस दुनिया में पहुंचेगा, तो उसे आज की दुनिया अपनी 17वीं सदी की दुनिया से काफ़ी बदली हुई नजर आएगी। ओबियसली बहुत काफ़ी बदली हुई नजर आएगी, क्योंकि बहुत सारे चीज़ है जो कि चेंज हुए नजर आएंगे। उसको जैसे कि कुछ इमारतें उसको जैसी के तैसे दिखाई देंगी, वो दिखाई दे सकते हैं, बट बहुत सारे चीज़ हैं जो कि खंडहर के रूप में दिखेगी, खंडहर के रूप में दिखेगी। जैसे कि बहुत सारे चीज़ है जो नगर बन चुके हैं, सड़क बन चुके हैं, तो वो चीज़ वो 17वीं सदी में ये चीज़ वो नहीं देखा होगा। ठीक है, तो भूदृश्य में बदला हुआ दिखाई देगा, उसको ओबियसली दिखाई देगा, क्योंकि मकान भी आज जैसे नहीं थे वैसे नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अपने अपने को भी ऐसी बदली हुई दुनिया में ही पाएंगे जिसमें अपना कल्पना ही होगी। वास्तव में दुनिया 2 से 3 शताब्दियों में परिवर्तन के कई दौर देखे हैं। 2 से 3 शताब्दी यानी कि 200 साल
300 साल के बाद ये परिवर्तन के दौर देखे हैं। पिछली शताब्दी में हुए बदलाव के माध्यम से इतिहास को माध्यम से जानते हैं। पिछली शताब्दी जितने बदलाव हुए उसको हम लोग इतिहास के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, तो जो भी हम यहाँ पे पढ़ाएंगे वो आप यदि पूरी एनसीईआरटी का 8th क्लास का बुक होगा, यदि आपको नोट्स की ज़रूरत होगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डाल दूंगा, आप नोट्स वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, इतिहास में तारीख का महत्व। इतिहास यदि हम लोग पढ़ रहे हैं और बिना तारीख का पढ़ेंगे तो ये ऐसा बात हो जाएगा जैसे कि कुछ बात ही नहीं है। तो इतिहास में है ना, वो तारीख का बहुत ही महत्व होता है, आप भी जानते होंगे। ठीक है, अब नहीं जानते हैं तो आगे हम बताते हैं आपको। पहले देखिए, पहले के लोग की यह धारणा रहती थी कि इतिहास एक नीरस विषय है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ऐसा आता है कि इतिहास एक बहुत नीरस विषय है जो प्राचीन काल में बीते हुए चीज़ों को याद बार बार करवाता है। तो ऐसा चीज़ नहीं है। देखिए, इतिहास से ही सब चीज़ का जन्म हुआ है, राजनीतिक का, शासन व्यवस्था का, टोटल चीज़ वहीं से जन्म हो लेके हुआ है। तो इतिहास को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। पहले मेरे डिक्शनरी में बता कि इतिहास एक नीरस विषय है। जब मैं इतिहास को जब डीपली पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे को पता चला कि बहुत ही रोचक तथ्य रहे हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने हिस्ट्री मतलब पूरा एकदम अंदर डीपली जाके पढ़ना स्टार्ट किया इतिहास को। पहले मैंने इसको भी इसी टाइप से लेता था। ठीक है, जिसमें तारीखों और वर्षों को याद करना पड़ता है। अभी हमने बताया आपको तारीख और वर्षों को याद पढ़ना पड़ता है। कौन राजा किस युद्ध में मारा गया, कौन सा युद्ध कब हुआ, ये सब चार आपको याद रखना है पढ़ने। आम लोगों की समझ की यही समझ थी कि इतिहास तारीखों को पर्याय है। क्या यह बात इतिहास के बारे में सही है? आपको ये हम दे रहे हैं कि आपको जो ये आम लोग जो बोलते हैं कि तारीखों की पर्याय है, क्या ये सही है? आप थोड़ा मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, वास्तव में इतिहास एक अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। वास्तव क्या है, इतिहास क्या है? जो बीते हुए अलग अलग समयों में जो परिवर्तन होते हैं, दिन ब दिन परिवर्तन होते हैं, उसी को हम लोग इतिहास बोलते हैं। अतीत में चीज़ें किस तरह की थी, अब उनमें बदलाव आए, किस तरह आए। बहुत ऑब्वियसली है, पहले के आदमी लोग देखें आप, गांव घर शहर अपना टोला कस्बा मोहल्ला में देखेंगे, पहले लोग धोती और लुंगी को बहुत ज़्यादा पहनते थे। अब धीरे धीरे फुल पैंट में आया, फुल पैंट के बाद अभी जीन्स के दौर चल रहा है, तो जीन्स के बाद अब फिर छोटे छोटे और कपड़े आ रहे हैं। तो ये सब इतिहास है। पुराने चीज़ जो बदल रहे हैं उसी को हम लोग इतिहास बोलते हैं। ठीक है, देखिए, दैनिक जीवन में हमने आसपास कई वस्तुओं को देखा, लेकिन प्रत्येक वस्तु की ऐतिहासिक को लेकर मन में कई प्रश्न उठता है। बात सही है, मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ें लंबे अरसे से ऐसे ही होगी, ये देखिए, लंबे चीज़ें से ऐसे ही होगी, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। वो पहले कुछ था और अभी कुछ हुआ है। हालांकि कभी कभी हम कुछ कुछ चीज़ों को देखकर हैरत भी पड़ जाते हैं, उन्हें देखकर खुशी महसूस होती है। मन में उसे वस्तु की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही महत्व हो जाता है इतिहास। देखिए, आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा 1.1 में, जिसमें जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए भारत के पहले नक्शे का आवरण चित्र। जी, सबसे पहले भारत के नक्शे का जेम्स रेनल द्वारा, जिसमें ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र उपहार के रूप में दे रहे भारत के पहले नक्शे का तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, हमें लग रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको पढ़ाते जाऊंगा, कहानी के रूप में बताते जाऊंगा। आप पूरी डीपली से आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम पीडीएफ दे देंगे। आप पूरी अच्छे से आप इसको अध्ययन कर लीजिएगा, ताकि कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आने पे आपको कठिनाई ना हो। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे विज्ञापनों की रुचि का प्रभाव। विज्ञापन का रुचि का प्रभाव किस प्रकार रहा है इतिहास में, उसमें तो देखिए, विज्ञापन काफ़ी समय से हमारी पसंद नापसंद को प्रभावित करता रहा है, ये पता होगा आपको। बीते दिनों में विज्ञापनों को देखकर समझा जा सकता है कि नए उत्पादनों के लिए बाजार कैसे तैयार किया गया है, समाज में लोगों की रुचियां कैसे बदली है। तो ये सब क्या कैसे पता चलता है? ये सब विज्ञापन से पता चलता है कि आदमी के पहले क्या पसंद था, अब क्या पसंद है। देखिए, 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किए गए विज्ञापन से यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि विश्व के शाही लोग लिप्टन चाय को बहुत पसंद करते थे। देखिए, विज्ञापन के द्वारा हमें यह पता चला कि विश्व में शाही लोग जो हैं वो लिप्टन चाय को बहुत ही पसंद करते थे। चलिए आप देखते हैं इतिहास में तारीखों क्यों हो जाती है महत्वपूर्ण।
मैंने अभी थोड़े पहले देर भी चर्चा की थी तारीख क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ देखते हैं हम लोग। अब देखिए, हम अपने परिवार को देखते हैं कि कुछ तारीखों से अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका कारण यह है कि उस तिथि में परिवार के सदस्य की जिंदगी कोई महत्वपूर्ण घटना या यादें जुड़ी होती है। जैसे कि बहुत सारे दोस्त यार हैं जिनको आपका बर्थडे होता होगा, उस दिन को उन लोग बहुत अच्छे तरह से मनाते हैं, क्योंकि उसका यादें जुड़ी हुई है उस दिन से, इसलिए मनाया जाता है। तो क्या जो पीछे जो बीत रहा है वो क्या इतिहास ही तो है। उदाहरण के तौर पर किसी का जन्मदिन, मैंने अभी आपको तुरंत ही बताया, किसी का जन्मदिन, विवाह के सालगिरह, पुण्यतिथि, ये सब चीज़ को हम लोग महत्वपूर्ण तिथि में काउंट करते हैं। तो ये सब क्या है, इतिहास ही तो है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आधुनिक भारत में भारत की भौगोलिक भूभाग कैसी थी। ठीक है, अब भारत की भौगोलिक भूभाग, एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है भारत, सभी को जानते हैं। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। ये आप मैप देखेंगे तो आपको ओबियसली पता चल जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीप पठारों से घिरे हुए हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक का विस्तार 3200 किलोमीटर है। अब ये याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये कितना वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल, वो चीज़। ठीक है, इसी तरह से पश्चिम पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेके पश्चिम के कच्छ तक 2900 किलोमीटर का विस्तार है। आज भारत चीन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे तय की जाती है अवधियाँ। अवधियाँ यानी कि तिथियाँ। ठीक है, तो इतिहास के बड़े बड़े कालखंडों की घटना की दर्ज होती है। इन कालखंडों को निर्धारण पर ज़्यादातर इतिहासकारों का सहमति मिल चुकी है। तो देखिए, इतिहास को कालखंडों में विभाजित करने में हमें उसके केंद्रीय महत्वपूर्ण को समझने होंगे, हमको अंदर डीपली तक को समझने होंगे, आसानी हो। इसलिए इतिहास को किसी प्रकृति व लक्षण के आधार पर छोटे छोटे कालखंडों में बांटा गया, छोटे छोटे कालखंडों में बताया गया इतिहास को। यह आप ध्यान रखिएगा। ये लक्षण कुछ विशेषताओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इनमें से अवधि के दूसरे अवधि के बीच परिवर्तनों के बारे में जानकारी भी मिलती है। ठीक है, जो देखिए, जैसे कि जेम्स मिल का मानना था कि सभ्यता के मामले में एशियाई देश यूरोपीय देश से पिछड़े। एशियाई देश जो कि एशियाई देश में हम लोग भारत, पाकिस्तान, इंडिया, सब श्रीलंका, ये सब आते हैं। तो यूरोप यूरोप ये सब इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सब यूरोपियन कंट्री में आते हैं। देखिए, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, औपनिवेशिकता क्या है, औपनिवेशिकता क्या है। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए, इसको हम कहानी के बारे में आपको समझाते हैं। देखिए, औपनिवेशिक एक ऐसा है, औपनिवेशिकता कि जैसे कि एक देश से दूसरे देश में कोई जाके शासन कर रहा है। जैसे कि इंडिया में ब्रिटिश लोग शासन किए, तो हम लोग उन लोग को क्या बोलते थे, इंडियन लोग ब्रिटिश लोग को क्या बोलते थे, वो औपनिवेशिकता है। वो यहाँ के नहीं है, वो बाहर से आए हुए हैं, औपनिवेशिकता, इसी को बोलते हैं औपनिवेशिकता। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग पाठ्यक्रम में जो दिया उसके द्वारा हम लोग समझ सकते। आप भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस प्रकार स्थानीय नवाबों और राजाओं को गद्दी से उतार कर शासन में कब्जा जमाया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो लास्ट जो मुगल साम्राज्य के थे औरंगजेब, उनको उन लोग हराने के बाद उन लोग धीरे धीरे से भारत में अपना कब्जा और गद्दी शासन व्यवस्था संभालने लगे। तो देखिए, अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीयों को अर्थव्यवस्था, शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। यही हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे आपको। हम अपने सारे चर्चों की पूर्ति के लिए उन्होंने राजस्व वसूली करना शुरू कर दिए। राजस्व दैट मीन टैक्स, जो कि अभी हम लोग टैक्स पे करते हैं, वो राजस्व वसूलना शुरू कर दिए। अपनी आवश्यकता की चीज़ों को सस्ती कीमतों पर खरीदा। अपनी आवश्यकता की चीज़ें जो होती थी वो सस्ती कीमत में खरीद के यहाँ से इंग्लैंड ले जाते थे। वहाँ पे उन लोग व्यापार करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाते थे। ठीक है, तो इसी को हम लोग उपनिवेशिकता के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। देखिए, इसके बाद जो अगला टॉपिक है हम लोग का है, तो आप लोग पूरा अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग को शॉर्टकट में बताते जा रहे हैं कि टॉपिक वाइज टॉपिक। तो देखिए, अगला टॉपिक है हम लोग के लिए आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत। क्या है आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत? आधुनिक जो अभी आधुनिक भारत है, उसमें से हम लोग ऐतिहासिक क्या क्या स्रोत हैं, तो उससे जिससे कि हम लोग पता लगाते हैं कि इतिहास में क्या क्या हुआ है। तो ठीक है, तो देखिए,
हमारी नज़र में ऐतिहासिक स्रोतों भरमार नज़र आती है, जैसे कि किले हैं, मकबरे हैं, शिलालेख है, विदेशी यात्री की कृतियां हैं, पांडुलिपि मूर्तियां बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो ये सब सारी क्या है, आधुनिक जो ऐतिहासिक स्रोत है, जिसकी वजह से हम लोग इतिहास को पता लगाते हैं। ठीक है, इतिहासकारों की यह रिकॉर्ड उस युग की जानकारी प्राप्त करने में सशक्त माध्यम है। मैंने आपको बताया यही सब सारे चीज़ों से हम लोग पता चलता है कि आधुनिक काल में जो 1857 के बाद या 1700 पहले क्या क्या घटना हुई, ये सब चीज़ से हम लोग को पता चलता है। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग सर्वेक्षण का प्रचलन। सर्वेक्षण क्या है, एक एक तरफ से जो जनगणना टाइप का है उस टाइप से है। सर्वेक्षण का प्रचलन काफ़ी अहम माना जाता है ब्रिटिश शासन के दौरान। तो ये सब चीज़ ब्रिटिश शासन जब चल रहे थे उसी समय ये सब स्टार्ट हुए थे। तो देखिए अंग्रेजों की सोच थी कि देश पर सही ढंग से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण के माध्यम से हर प्रकार की जानकारी एकत्र करना आवश्यक है, क्योंकि इसी से पता चलता है। अभी भी देखिए जनगणना हो रही है, वो 2021 में होगी, अभी 2011 में लास्ट बार हुई थी। तो ये सब चीज़ से पता चलता है कि हमारे देश में कितने पिछड़े मजदूर हैं, कितने कौन सा कैटेगरी में है। तो सर्वेक्षण होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी तरह से 19वीं सदी में भारत के प्रारंभ में भारत का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े स्तर पर सर्वेक्षण किया गया। जब भारत का नक्शा बन रहा था 19वीं सदी में, जब भारत पाकिस्तान जब अलग हो रहा था, उस समय सर्वेक्षण बहुत बड़े पैमाने पे हुए थे कि किस टाइप से अलग करना है ये देश को वो देश को। तो ये सर्वेक्षण होना बहुत जरूरी है। ग्रामीण स्तर पर राजस्व सर्वेक्षण, ग्रामीण स्तर में कितना ज़्यादा कौन टैक्स दे रहा है, कौन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसको हम लोग सर्वेक्षण के से ही पता चलता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से धरती की प्राकृतिक मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु, फसलों व स्थानीय इतिहास की जानकारी हासिल होते हैं। ये सर्वेक्षण करने से ये सारी चीज़ें हम लोग पता चलता है कि कौन सा प्रदेश में या यूपी में क्या है, महाराष्ट्र में कौन सा मिट्टी है, वहाँ के क्या वहाँ पे फसल उगते हैं। तो ये सब सारी वहीं से पता चलते हैं। ठीक है, अंग्रेजों की धारणा थी कि किसी भी इलाके पर शासन चलाने के लिए इन बातों का जानकारी होना जरूरी होती है। ये सही है। अंग्रेज जो मानना था कि जैसे कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में गन्ना की खेती ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे गन्ने से उन लोग ज़्यादा टैक्स वसूलेंगे ना। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उन लोग जनगणना की प्रक्रिया को स्टार्ट किया था। ठीक है, 19वीं सदी में अंतिम दशकों में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाने लगी। 1951 में सबसे पहला बार इंडिया में जनगणना हुआ था, आज़ाद भारत में। ठीक है, इसके तहत देश के सभी प्रांत में रहने वाले लोगों की संख्या, जाति, व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इसके अतिरिक्त वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण जैसे कई अन्य सर्वेक्षण किए गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक आपको महत्वपूर्ण टॉपिक दिख रहा होगा, इसे भी जानें। तो इसको हम लोग जानना बहुत जरूरी है। देखिए स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए जनगणना की नीति के अनुसार किया गया। आज की दशक के पहले वर्ष में देश भर में जनगणना की गई। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद 19